Yes, Malik. Very welcome to all of you to this topic-wise revision of CA Inter, CMA Inter and CS Executive. या आज का रिवीजन जो सीरीज है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस का। मैं आपको बता दूं ये जो बुक मैं यूज कर रहा हूं ये मेरी फास्ट ट्रैक बुक है जो आपको wheellandclasses.com से मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस की, साथ ही साथ में इसके क्वेश्चनर डिस्कशन भी चल रहे हैं जो अगेन मेरे यूट्यूब चैनल 6 बजे 8:30 पे मिल जाएंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यस, रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। क्या रेसिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट आया है? एज सच देखा जाए तो जो अमेंडमेंट है वो पिछले ही साल के, इस साल इसके अंदर में कोई फ्रेश अमेंडमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यस, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ईमानदारी से वो सेक्शन 6(1) इंपॉर्टेंट है, 6(1)A इंपॉर्टेंट है या तो सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, तो इन चीज का सबसे ज्यादा जिसको आपको पढ़ के जाना है। यस, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं। याद करने से पहले एक छोटा सा बस आपको मोटिवेशन दे देता हूं। बी टीचेबल, यू आर नॉट ऑलवेज राइट। आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है जो बोले कि यार रेसिडेंशियल स्टेटस तो आता है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है। साहब ऐसा नहीं है, इंसान को हर उम्र में हर जगह पे कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत पड़ती है, तो कभी भी रेडी रहिए कुछ सीखने के लिए। यस, कभी भी रेडी रहिए कुछ सीखने के लिए, क्योंकि भाई साहब आप हर उम्र में सही नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ गलती हम सबके अंदर में होती है। सो लेट अस स्टार्ट। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिक पे अगर ध्यान दे दे तो आपको मैं बता दूं रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए निकलता है। सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल टू रेसिडेंशियल स्टेटस। यस, इंसान की टोटल इनकम तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता न चल जाए। सो टोटल इनकम ऑफ एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस वी नो द रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। रेसिडेंशियल इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर। इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज ईयर टू ईयर, ये बदल सकती है। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर डिफरेंट कंसेप्ट, ये दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है। यस, रेसिडेंशियल स्टेटस 6(1), 6(2), 6(3), 6(4 ऐसे 4 पार्ट के अंदर में डिवाइडेड है। 6(1) इज फॉर इंडिविजुअल, 6(2) इज फॉर HUF, 6(3) इज फॉर कंपनी एंड 6(4) इज फॉर अदर्स। राइट, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख लेते हैं। इस कंसेप्ट को सर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, इस कंसेप्ट को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। जनरल रूल रेसिडेंट के लिए, जनरल रूल रेसिडेंट के लिए, अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। कम ऑन एवरीबॉडी, सब मेरे साथ। अ पर्सन कैन ईदर बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट है तो दो या दोनों में से एक कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करनी होती है। ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। यस, सो अगर आपको रेसिडेंट बनना है सेक्शन 6(1) की कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए, एनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। स्टे फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लीजिए, रेसिडेंट बन जाएंगे। याद रखिए यहाँ पे जो 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर है ये कंटिन्यूस 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर होने चाहिए। राइट, अच्छा जी, तीन लोगों के लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज। 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए रेसिडेंट मतलब ओनली 182 डेज। एनीबडी, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, शिप क्रू मेंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 3 लोगों के लिए रेसिडेंट का मतलब है ओनली 182 डेज। ये 3 लोग अगर इंडिया में है तो रेसिडेंट, नहीं तो नॉन रेसिडेंट। सो इंडियन सिटीजन बीइंग शिप क्रू मेंबर और पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, they will be treated as resident if they stays in India for 182 days or more in previous year। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, ये जो शिप क्रू मेंबर है इनके नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट किए जाते हैं, क्वेश्चनर में पहला ही क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। ये जो शिप क्रू मेंबर है इसके नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट किए जाते हैं भाई साहब, इसके लिए पूरा रूल है, रूल नंबर 126। जी हाँ, पेज नंबर 3 पे आपको मिलेगा रूल नंबर 126 जो कहता है जब हम शिप क्रू मेंबर जो फॉरेन एलिजिबल वोयाज है या इंडियन एलिजिबल वोयाज की कैटेगरी के अंदर में आ रहा है, जब आप नंबर ऑफ डेज काउंट करते रहेंगे उतना पीरियड जितना CDC में मेंशन्ड है, उतना पीरियड जितना कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है उतना एक्सक्लूड किया जाता है व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। तो जितना पीरियड CDC में मेंशन्ड है भाई साहब उतना पीरियड आप एक्सक्लूड कर देंगे। बैलेंस नंबर ऑफ डेज अगर 182 रहा तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। यस, so an individual being Indian citizen or a member of ship crew, the period of stay in India in respect of an eligible voyage shall not include the period beginning from the date of joining till the date of signing as mentioned in
कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो उतना पीरियड हमको क्या करना है, हटा देना है जितना कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के अंदर में लिखा होगा। बैलेंस नंबर ऑफ डेज अगर 182 से ज्यादा है तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। आप सभी को याद होगा फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक अमेंडमेंट किया था, किसके लिए, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया। याद आ रहा है आपको, हमने क्लास के अंदर में भी डिस्कस किया था, फास्टैग बैच के अंदर में भी डिस्कस किया था। सो अगर कोई व्यक्ति है हु इज इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड द इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, अगर इसकी इनकम 15 लाख रुपीज से ऊपर नहीं जा रही, इसे रेसिडेंट माना जाएगा। कब बेटा, कब एवरीबॉडी, कब रेसिडेंट माना जाएगा, इफ दे स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। सो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is being outside India and come to visit in India and total income other than foreign sources is 15 lakh or less would be treated as resident if they stays in India for 182 days or more. They stays in India for 182 days or more. याद आ रहा है मालिक आपको? बहुत शानदार। आगे आइए नेक्स्ट पार्ट पे। यही अगर इनकी इनकम दैट इज इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हुई, तो अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की इनकम 15 लाख रुपीज से ज्यादा हुई तो इनके लिए दो क्राइटेरिया थे, अगर आपको याद हो तो, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर और 120 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। सो इफ इट्स एन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया come to visit to India and total income excluding the foreign sources is 15 lakh rupees, he would be treated as resident if any of the following condition is satisfied: 182 days or more in previous year or 120 days in previous year and 365 days in 4 previous preceding year. Yes, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेसिडेंट माना जाएगा। याद रखिए ये जो 15 लाख वाला कंडीशन है, ये क्राइटेरिया आपको देखना होगा। क्वेश्चनेयर के अंदर में मैंने तीनों के ऊपर क्वेश्चन रखे हुए, प्लीज जाकर के चेक कीजिएगा। क्वेश्चनेयर डिस्कशन चेक कर लो एक बार बेटा। डन है बेटा, चलिएगा ये पॉइंट को 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। इधर आइए। सिर्फ रेसिडेंट होने से काम चलता है? आंसर इज नो। सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलेगा। मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। और इसके पहले एक और चीज, हमने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखा था। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अगर आप या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए होंगे अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर में। सो अ पर्सन शैल डीम टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ईदर ही और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। यस। अब आते हैं आरओआर की कंडीशंस के ऊपर। सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता। मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, या तो इसे आरओआर बनाए या तो इसे आरएनओआर बनाए, या तो इसे आरओआर बनाए या तो इसे आरएनओआर बनाए। सिर्फ रेसिडेंट होने से काम नहीं चलता, आपको इसे आरओआर या आरएनओआर के अंदर में बनाना होगा। सो आरओआर के लिए कितनी कंडीशन है? एक या दो? दो कंडीशन है साहब आरओआर के लिए। आरओआर के लिए कितनी कंडीशन है? दो कंडीशन है आरओआर के लिए। कौन सी दो कंडीशन है? राइट, पहला, ही इज रेसिडेंट फॉर एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 10 में से कोई भी 2 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के लिए आप क्या होने चाहिए? रेसिडेंट। सो ही इज रेसिडेंट फॉर एनी 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। 10 में से कोई भी 2 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर के लिए अगर आप रेसिडेंट हो जाते हैं तो एंड 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर। लीजिए साहब, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप बन जाते हो आरओआर। सो आरओआर के लिए कितनी कंडीशन है? देखिए, इंडिविजुअल्स को सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट में क्लासिफाई नहीं करना पड़ेगा, इसे आरओआर या आरएनओआर या एनआर में क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो रेसिडेंट तो आपको बिल्कुल 61 की कंडीशन, 182 और 60, और अकॉर्डिंगली आप इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना रेसिडेंट निकालेंगे। फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आरओआर और आरएनओआर के अंदर में। फर्दर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आरओआर आरएनओआर के अंदर में अकॉर्डिंगली। यस प्रभु, चलिए
अब आते हैं एक और कंसेप्ट के ऊपर, 61A। RNOR का डिस्कशन मैं 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं और आपको लेकर के चल रहा हूं 61A के ऊपर। 61A बताइए सरकार ने क्यों लाया था? भारतवासी कहीं अपना नाम न डुबा दे टैक्स चोरी करके, इसके लिए लेके आया था। ये जो कंसेप्ट था सेक्शन 61A, ये डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट था साहब। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट सेक्शन 61A के अंदर में लिखा है। डीम्ड रेसिडेंट का कंसेप्ट सेक्शन 61A के अंदर में लिखा है। यहां लॉ लिखता है अगर कोई इंडियन सिटीजन होगा, कौन होगा जल्दी बताइए? इंडियन सिटीजन होगा, कौन होगा? इंडियन सिटीजन। ये पर्टिकुलर लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर कोई इंडियन सिटीजन होगा, यस, नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसकी टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 15 लाख रुपीज से इन इंडिया, एंड ही इज नॉट लाइबल टू पे, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स एनीवेयर बाय रीजन ऑफ हिज रेसिडेंट, बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और एनी अदर सिमिलर क्राइटेरिया। तो साहब इफ ही इज रेसिडेंट बीइंग एन इंडियन सिटीजन, if he is an Indian citizen, not a person of Indian origin, total income is exceeding 15 lakh rupees, and he is not liable to tax in any other country, वो अगर किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है, by reason of his domicile, residence और other similar criteria, he will be deemed to be resident in India। इस व्यक्ति को हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। ये वाला जो प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है सर? ये वाला प्रोविजन सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है सर? सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बनता है एज पर 61A, उसको डायरेक्ट हम RNOR में क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बनता है एज पर 61A, हम उसको डायरेक्ट RNOR में क्लासिफाई करते हैं। यस, अगर कोई व्यक्ति 61 के हिसाब से रेसिडेंट बन गया, 61A एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 61A के एप्लीकेबिलिटी में आ जाता है, 61A एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना होगा। यस, अब आते हैं RNOR के ऊपर। अब आते हैं RNOR के ऊपर। ROR की कितनी कंडीशन थी? ROR की 2 कंडीशन थी, याद करो। ही इज रेसिडेंट फॉर 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेज इन इंडिया फॉर 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर, यस और नो? नाउ माय फ्रेंड्स, RNOR की जो कंडीशन है ये बिल्कुल इससे अपोजिट है। रेसिडेंट ROR बनने के लिए आपको 2 आउट ऑफ 10 रेसिडेंट होना था। RNOR बोलता है अगर कोई व्यक्ति 9 आउट ऑफ 10 नॉन रेसिडेंट रह जाता है तो वो RNOR होगा। सो ही इज बीइंग नॉन रेसिडेंट फॉर 9 आउट ऑफ 10। अगर नॉन रेसिडेंट है 9 आउट ऑफ 10 तो 2 आउट ऑफ 10 तो रेसिडेंट हो ही नहीं सकता। यस, सो अगर कोई व्यक्ति 9 आउट ऑफ 10 क्या हो जाता है, आपका नॉन रेसिडेंट हो जाता है, तो उसको क्लासिफिकेशन मिल सकता है RNOR के अंदर में। दूसरा, इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर इन ऑल ही स्टेज फॉर 729 डेज और लेस। मिनिमम 730 डेज ले लिया तो आप ROR बन गए, मिनिमम 730 डेज ले लिया तो आप ROR बन गए। यहां पे बोल दिया अगर आप अप टू 729 डेज है तो आप RNOR की क्लासिफिकेशन के अंदर में आएंगे। थर्ड, अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट है एज पर क्लॉज 1A, अगर कोई व्यक्ति डीम्ड रेसिडेंट बन जाता है 61A के हिसाब से, तो भाई साहब वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जल्दी से बताइए, क्या बन जाएगा? RNOR। तो अगर आप डीम्ड रेसिडेंट है 61A के हिसाब से, आपको डायरेक्ट क्लासिफिकेशन मिलता है जनरली RNOR के अंदर में। यस, एंड चौथा, अगर व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हु इज आउटसाइड इंडिया एंड कमिंग टू विजिट इन इंडिया एंड टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख रुपीज। 2 क्राइटेरिया थे रेसिडेंट के, 182, 120। वहां पे 120 से लेके 182 डेज तक के अगर आप है तो आपको RNOR के अंदर में क्लासिफिकेशन मिल सकता है। यानी अगर आप यहां देखें, अगर कोई व्यक्ति इस क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है, अप टू 120 डेज अगर वो प्रीवियस ईयर में रहता है, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। 120 डेज से लेके 182 डेज तक के रहता है, वो RNOR माना जाएगा। और 182 डेज के ऊपर है तो वो ROR या RNOR कुछ भी बन सकता है 6 के हिसाब से। एक बार चेक कीजिए मालिक, जल्दी से चेक करो। डन है बेटा?
हाँ जी, बढ़ेंगे आगे। चलो, सो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, या तो वो ROR, या तो वो RNOR, या तो वो NR की कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चनर डिस्कशन में मैंने ऑलमोस्ट इसके ऊपर 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं इन कंसेप्ट्स के ऊपर, प्लीज 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 जाकर के एक बार देख लेना, ठीक है बेटा। चलिए फर्दर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको याद हो, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट wholly or partly situated in India, HUF will be treated as resident, otherwise HUF will be treated as non-resident. So if control and management wholly or partly situated in India, resident, otherwise non-resident. If कर्ता satisfy 6.6, whole HUF ROR. if कर्ता do not satisfy 6.6, whole HUF RNOR की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमें ये देखना होगा क्या कर्ता 6.6 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। कम ऑन एवरीबॉडी, 6.6 की कंडीशन क्या थी, वही 2 कंडीशन ROR बनने की। He is resident for 2 out of 10 previous preceding year and stays in India for 730 days in 7 previous preceding year. अगर किसी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है तो वो HUF क्या माना जाता है बेटा, नॉन रेसिडेंट। वो HUF क्या माना जाता है बेटा, नॉन रेसिडेंट। इज दैट डन? याद रखें, only individual and HUF could be ROR, RNOR, else every other person is either resident or non-resident. Game over. अब आते हैं हम यहां पे residential status for other assessee, just similar to residential status of HUF. if control and management wholly or partly situated in India, resident. let's say firm है, partly decision इंडिया में होता है resident, wholly decision इंडिया में होता है resident, wholly outside इंडिया होता है non-resident. So if control and management wholly or partly situated in India, resident, otherwise non-resident, everybody. अब बचता है सिर्फ एक, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। देख, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख लिया, HUF देख लिया, अदर देख लिया, सिर्फ एक बचता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं 6161A, ये दोनों चीजें रट के जाना, बाकी की चीजें आपको नहीं पूछने वाला, राइट। इंडियन कंपनी, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है हम इसे ऑलवेज रेसिडेंट मानते हैं। अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है हम इसे ऑलवेज रेसिडेंट मानते हैं। यही अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है, पोयम इन इंडिया रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट, पोयम इन इंडिया रेसिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट। ये पोयम क्या होता है मालिक? पोयम का मतलब होता है बेटा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां पे की कमर्शियल डिसीजन इन सब्सटेंस इन मेड, दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हालांकि सरकार ने प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइन इशू करी हुई है, लेकिन ये आपको इंटर लेवल पे कवर नहीं है। आप जब मेरे साथ फाइनल में आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। एक बार आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया, एक बार आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया तो आपको सेक्शन नंबर 5 पे जाना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस को सही पढ़ने का तरीका ही यही है कि आप पहले 6 से 5 पे जाएं, 5 से 7, 8 और 9 पे जाएं। ये है बिल्कुल सही तरीका रेसिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने का। सो हमने सेक्शन 6 पढ़ लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर ऑल। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। या तो व्यक्ति ROR होगा, या तो व्यक्ति RNOR होगा, या तो व्यक्ति NR होगा। यस, इंडिविजुअल और HUF को छोड़ करके बाकी सब अदर एसएससी या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। एवरीबॉडी ये 2 तरीके की इनकम कमाएंगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। ये 2 तरीके की इनकम कमाएंगे, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। ढूंढने निकलते इंडियन इनकम मतलब क्या होता है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, हम सबने पढ़ा होगा इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर थे बेटा? 4। इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर थे बेटा? 4। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज्ड इन इंडिया। याद आ रहा है बेटा? सो रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सबसे पहला क्राइटेरिया था रिसीव्ड इन इंडिया। अगर ट्रांजैक्शन किसी भी एसएससी के बीच में हो, रेसिडेंट और रेसिडेंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, अगर ट्रांजैक्शन कोई भी एसएससी के बीच में हो जिसका पैसा इंडिया में मिला, इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। यस बेटा। अच्छा जी, दूसरा डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 4 आइटम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे भाई साहब, 4 आइटम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे। ओ चम्मी कपूर जल्दी से बता, याद आ रहा है तेरे को? 4 आइटम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे। पहला
contribution to RPF beyond 12% of salary, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी। साहब 12% ऑफ सैलरी तक का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में एग्जाम्प्ट होता है, सो एनी कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड 12% विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%, 9.5% के बियॉन्ड का जो इंटरेस्ट होगा ये भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। टेक्निकली पैसा आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपके बिहाफ पे अकाउंट में डिपॉजिट होता है, डीम टू बी रिसीव्ड बाय यू। तीसरा, ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ, ट्रांसफर फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट कर देते हैं आप आरपीएफ के अंदर में, तो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा और टैक्सेबल किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 सीसीडी, पेंशन फंड के अंदर में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाता है। 4 आइटम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माने जाएंगे, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ बियॉन्ड 9.5%, contribution from URPF to RPF and contribution to the pension scheme. Yes, चलिए बढ़ेंगे आगे। तो इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर है? 4। रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया, अक्रूड और अराइज्ड इन इंडिया। अगर बिजनेस इंडिया के अंदर में है, प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर में है, या फिर आपका इनकम जनरेटिंग एसेट इंडिया में है, जैसे एफडी अकाउंट, इनके ऊपर कोई भी इनकम आ रही है, जैसे बिजनेस नागपुर के अंदर में भले ही पैसा आउटसाइड इंडिया मिला, इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। मान लीजिए एफडी का पैसा एसबीआई इंडिया में रखा हुआ है, भले ही इसका इंटरेस्ट आपको आउटसाइड इंडिया मिला, अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, भले ही इसका रेंट आउटसाइड इंडिया मिला, इनकम विल अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो अगर प्रॉपर्टी असेट या इनकम जनरेटिंग असेट इंडिया में सिचुएटेड है, इनकम विल ऑलवेज बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। चौथा क्राइटेरिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9, क्या चीज बेटा? सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, सेक्शन 9 एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। इसके अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 9 पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आएगा ना साहब, तो सेक्शन नंबर 9 से आएगा, या सेक्शन नंबर 6 से आएगा, या 61A से आएगा। आप मान के चल लेना, आप मान के चल लेना, इन्हीं चीजों से आएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस कनेक्शन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके चलिए साहब। डन। चलिए सर, डन है बेटा। आओ इधर, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो इसके अंदर में सेक्शन 9 के लिखे हुए आइटम आएंगे, इसके अंदर में सेक्शन 9 के लिखे हुए आइटम आएंगे। हाल फिलहाल में बिजनेस कनेक्शन को छोड़ देते हैं, एक एक आगे के पार्ट पे चलते हैं। सैलरी अर्न्ड इन इंडिया, देखिए सैलरी इज टैक्सेबल एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। सो अगर नॉन रेसिडेंट, एक बात दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, दिमाग में भेजे में उतार लीजिए, सेक्शन 9 नॉन रेसिडेंट्स के लिए है, सेक्शन 9 नॉन रेसिडेंट्स के लिए है। नॉन रेसिडेंट जो इनकम इंडिया के अंदर में कमाते हैं, नॉन रेसिडेंट जो इनकम इंडिया के अंदर में कमाते हैं, इनके लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 9, इनके लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 9। यस, तो नॉन रेसिडेंट ने सैलरी अगर इंडिया में अर्न करी, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सो सैलरी अर्नड इन इंडिया, इनकम विच फॉल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, इफ इट इज अर्नड इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। गेम ओवर। नेक्स्ट पार्ट,
सैलरी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू एनी इंडियन सिटीजन वर्किंग आउटसाइड इंडिया। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है, कहां? आउटसाइड इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सैलरी दे रही है, कहां? आउटसाइड इंडिया। दैट इनकम वुड डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। दैट इनकम वुड डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा सर, यहां पे सिर्फ सैलरी वर्ड है, यहां पे सिर्फ सैलरी वर्ड है। एक सेक्शन है सेक्शन 10(7) जो कहता है अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को आउटसाइड इंडिया अलावेंस या परक्विजिट देता है, अलावेंस या परक्विजिट जो है वो एग्जम्प्ट है। सो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी इज पेएबल बाय गवर्नमेंट, हाउएवर अलावेंस और परक्विजिट पेएबल आउटसाइड इंडिया विल बी एग्जम्प्ट। फॉरेन अलावेंस और परक्विजिट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो दिए जा रहे हैं ये क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। चेक करो। डन। थर्ड कैटेगरी में आते हैं बेटा, थर्ड कैटेगरी में याद तो याद रखिएगा सैलरी इज टैक्सेबल, अलाउंस और परक्विजिट एग्जम्प्ट है। थर्ड इज डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, पैसा इंडिया में मिले आउटसाइड इंडिया मिले, डजंट मैटर, इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। ऑन द नेक्स्ट पेज, इफ डिविडेंड इज पेड बाय इंडियन कंपनी इवन इफ इट इज आउटसाइड इंडिया इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अगर नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है इंडिया से, अगर नॉन रेसिडेंट को क्या जनरेट हो रही है? इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है इंडिया से। ये इंटरेस्ट इनकम किससे रिसीव्ड हो रही है? इंटरेस्ट पेएबल टू नॉन रेसिडेंट, राइट? इंटरेस्ट पेएबल टू नॉन रेसिडेंट। ये इंटरेस्ट किससे डेवलप हो रहा है? इंडियन गवर्नमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट दे रही है किसको? नॉन रेसिडेंट को, या रेसिडेंट दे रहा है किसको? नॉन रेसिडेंट को, अदर देन फॉर बिजनेस कैरिड आउट आउटसाइड इंडिया। बिजनेस ही अगर आउटसाइड इंडिया है, किसी रेसिडेंट का बिजनेस ही आउटसाइड इंडिया है, वो आउटसाइड इंडिया ही नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है, दैट अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। हां, इस रेसिडेंट का बिजनेस इंडिया में है और ये इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया पे कर रहा है, दैट अमाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट को पे करता है इंटरेस्ट, बिजनेस इज सिचुएटेड इन इंडिया, इनकम आउट ऑफ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। यही रेसिडेंट का बिजनेस आउटसाइड इंडिया में ही है और वो बाहर ही इंटरेस्ट पे कर रहा है, नथिंग इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को दे, ध्यान से सुनिएगा, गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को दे, कोई रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को दे, इनफैक्ट कोई नॉन रेसिडेंट को भी दे, क्या? इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट is taxable to NR as per section number 9. That interest is taxable to NR under section 9. So Indian government non-resident को interest दे या resident person non-resident को interest दे for business carried out in India, या फिर non-resident दूसरे non-resident को interest दे for business to be carried out in India, for business to be carried out in India. नॉन रेसिडेंट अगर दूसरे नॉन रेसिडेंट को दे रही है इंटरेस्ट फॉर बिजनेस टू बी कैरिड आउट इन इंडिया, फॉर बिजनेस टू बी कैरिड आउट इन इंडिया, तो भाई साहब द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, द अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। यस और नो? अगर नॉन रेसिडेंट का बिजनेस ही आउटसाइड इंडिया है और वो दूसरे नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, नो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। हाँ, लेकिन किसी नॉन रेसिडेंट का बिजनेस इंडिया में है, वो इंटरेस्ट दे रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। सो सम अप करते हैं, अगर गवर्नमेंट दे रही है, रेसिडेंट एसएससी दे रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को फॉर बिजनेस इन इंडिया, या नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया, दीज इंटरेस्ट इज टैक्सेबल टू नॉन रेसिडेंट। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रॉयल्टी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रॉयल्टी। भाई साहब रॉयल्टी सेम कंसेप्ट, ठीक है? रॉयल्टी एक बड़ा कैलकुलेशन है, सेम कंसेप्ट। पहला, अगर कोई गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रही है रॉयल्टी इनकम,
कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस इन इंडिया, या कोई नॉन रेसिडेंट को दे रहा है फॉर बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया। सो गवर्नमेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रही है रॉयल्टी का, कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पे कर रहा है रॉयल्टी इनकम, या नॉन रेसिडेंट अनादर नॉन रेसिडेंट को पे कर रहे हैं फॉर बिजनेस इन इंडिया। ये रॉयल्टी इनकम नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। अब आप ये पूछेंगे कि सर रॉयल्टी मतलब क्या होता है, इधर आइए। रॉयल्टी का मीनिंग डिफाइंड एक्सप्लेनेशन 2 में, रॉयल्टी का मीनिंग डिफाइंड एक्सप्लेनेशन 2 में, इसमें सारी चीजें कवर्ड है। पिछले साल का एक अमेंडमेंट था, कंसिडरेशन फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इज ऑल्सो रॉयल्टी। तो एक्सप्लेनेशन 2 आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन देता है क्या रॉयल्टी में आएगा, क्या रॉयल्टी के अंदर में नहीं आएगा। यस, याद रखिए, रॉयल्टी इंक्लूड consideration in respect of any right, whether or not possession or control of such right property information is with payer, the right property information is used directly by the payer, location is in India. So इंटरेस्ट के जैसे ही रॉयल्टी का भी है, गवर्नमेंट दे, नॉन गवर्नमेंट बीइंग रेसिडेंट एसएससी दे या नॉन रेसिडेंट एसएससी दे फॉर बिजनेस टू बी कैरिड आउट इन इंडिया, for business to be carried out in India, the amount will be taxable in India. Yes प्रभु। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसको हम कहते हैं बेटा FTS। हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगेन इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है नॉन रेसिडेंट को, या कोई रेसिडेंट असेसी दे रहा है नॉन रेसिडेंट को, या फिर कोई नॉन रेसिडेंट असेसी दे रहा है किसको बेटा, नॉन रेसिडेंट को, या कोई नॉन रेसिडेंट असेसी दे रहा है किसको बेटा, नॉन रेसिडेंट को। तो जो भी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मींस एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग एनी मैनेजरियल technical consultancy services but does not include any consideration in respect of construction, assembly, mining or like project। चेक करो बेटा, एक बार इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस तीनों चेक करना। कर रहे हो बेटा, जल्दी करो। डन, चलो जी आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कोई प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है, अगर कोई प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट कहां सिचुएटेड है बेटा, इंडिया के अंदर में सिचुएटेड है, इनकम आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी और असेट विल डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया and taxable in India. Income from that asset will deem to accrue or arise in India and taxable in India. इंडिया में कोई कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करते हैं, लेट्स से लैंड, नॉन रेसिडेंट की कोई जमीन थी इंडिया के अंदर में, वो इस जमीन को बेच देता है, वो इस जमीन को क्या कर देता है, मालिक बेच देता है। दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। गिफ्ट ऑफ मनी बाय रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया मनी गिफ्ट करता है, एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को आउटसाइड इंडिया मनी गिफ्ट करता है, दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकम आउट ऑफ बिजनेस कनेक्शन। साहब यहां अमेंडमेंट हुआ है, डीम्ड
सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विल बी डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, यहां अमेंडमेंट हुआ है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस विल डीम टू बी बिजनेस कनेक्शन, यहां अमेंडमेंट हुआ है। चलिए देखते हैं। बिजनेस कनेक्शन के मालिक तीन पार्ट है, बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट है। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन के तीन पार्ट है, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, राइट। सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन, एक्सप्लेनेशन 2 बाहर साहब, एक्सप्लेनेशन 2 हमें बताता है व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। एक्सप्लेनेशन 2 हमें बताता है व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्टिविटी carried out through a person who is acting on behalf of non-resident। अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे वर्क कर रहा होगा तो इन दोनों के बीच में बिजनेस कनेक्शन माना जा सकता है। अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या कर रहा होगा, ये ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा, तो हम इस पे बिजनेस कनेक्शन मान सकते हैं। पहला, he has habitually exercised in India an authority to conclude the contract on behalf of non-resident। अगर कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर सकता है इंडिया में, तो इन दोनों के बीच में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। छोटा सा एग्जांपल सर, लैंड रोवर के लिए बिजनेस कौन कंक्लूड करता है इंडिया में, जैगवार। लैंड रोवर के लिए बिजनेस कौन कंक्लूड करता है इंडिया में, टाटा। सो टाटा हैज अ बिजनेस कनेक्शन विथ लैंड रोवर जैगवार, एंड लैंड रोवर जैगवार जितनी इनकम इंडिया से कमा रहे हैं, इस इनकम पे इन्हें इंडिया में टैक्स देना होगा। सेकेंड, हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। मान लीजिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है कंक्लूड करने की किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन अगर आप उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक भी मेंटेन करते हैं तो ये आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, आपका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। यस, फॉर एग्जांपल जुबिलियंट फूड ऑन बिहाफ ऑफ डोमिनोज। डोमिनोज के बिहाफ पे इंडिया में स्टॉक कौन मेंटेन करता है साहब, जुबिलियंट फूड मेंटेन करता है, तो इन दोनों में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। डोमिनोज की जितनी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है, इसके ऊपर डोमिनोज को इंडिया में टैक्स देना होगा। थर्ड, सो पहला, ईदर यू हैव अ राइट टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर ये नहीं भी हो पाता, डोंट वरी, ये नहीं भी हो पाता, हैबिचुअली मेंटेन द स्टॉक इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, ये भी नहीं हो पाता। थर्ड, हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर इन इंडिया मेनली और ओनली फॉर नॉन रेसिडेंट। मान लीजिए अगर आप ये भी नहीं करते, लेकिन आप नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ऑर्डर इंडिया में सिक्योर करते हैं, तो ये बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। हालांकि if you are a broker, general commission agent or other agent having your independent status, then there is no business connection। अगर आप एजेंट है और अपना कमीशन लेके बाजू हट जाते हैं, तब ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता, तब ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। एवरीबॉडी, चलिए आते हैं डीम्ड बिजनेस कनेक्शन के ऊपर, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन के ऊपर। डीम्ड बिजनेस कनेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है। देखिए, ये जो लाया गया था ना डीम्ड बिजनेस कनेक्शन, ये किसके लिए लाया था, कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन्हीं तरह की अन्य कंपनीज के लिए लॉ लेकर के आए थे। ये लॉ ऑलरेडी कई सालों पहले ही आ चुका था, लेकिन इसके अंदर में प्रिस्क्राइब लिमिट्स लिखी हुई नहीं थी। ये लॉ बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन इसके अंदर में प्रिस्क्राइब लिमिट्स लिखी हुई नहीं थी, और इस साल सरकार ने इनकी प्रिस्क्राइब लिमिट दे दी, और ये प्रिस्क्राइब लिमिट अब आपके काम की है। तो यहां पे ये अमेंडमेंट हुआ है, ये 2 जगह अमेंडमेंट हुआ है, कंफर्म आएगा भाई साहब, कंफर्म आएगा, आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चल लेना, राइट। Significant economic presence of a non-resident in India is also deemed business connection। non-resident का अगर significant economic presence भी इंडिया में हो जाता है, तो ये deemed business connection माना जाएगा। non-resident का अगर significant economic presence भी इंडिया में हो जाता है, तो ये deemed business connection माना जाएगा। बताइए साहब, कौन सी चीज मानी जाती है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब होता है अ ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स, सर्विसेज, प्रॉपर्टी और डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, द एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस। अगर डाउनलोड ऑफ डेटा से आने वाला इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, प्रोविजन ऑफ गुड्स या सर्विसेज से आने वाला इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में माना जाएगा। इमेजिन अ कंपनी लाइक Amazon इन इंडिया। Amazon इंडिया में गुड्स बेच करके
क्या 2 करोड़ रुपए से ऊपर ज्यादा के कमा रही है? यस, तो फिर Amazon का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, ये मान लिया जाएगा, एंड दे आर लायबल टू टैक्स इन इंडिया। एट द सेम टाइम एप्पल अपने सॉफ्टवेयर्स इंडिया के अंदर में बेचता है। यस, डाउनलोड ऑफ डेटा, पबजी जैसी कंपनी, कई गेमिंग्स कंपनी ये क्या करती है, नेक्स्ट लेवल के लिए पैसे चार्ज करती है। अगर ये अमाउंट डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया, इससे अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट साल भर में 2 करोड़ के ऊपर आ रहा है, तो ये मान लिया जाएगा इंडिया में आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एग्जिस्ट करता है, एंड नाउ यू विल बी लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, assuming that income deemed to accrue or arise in India. दूसरा, systematic and continuous soliciting of business activity in interaction with number of user in India should exceed 3 लाख। अब जितने apps है, जैसे YouTube हो गया या Twitter हो गया, Facebook हो गया, या फिर और कोई भी ऐप हो गया लाइक टिकटॉक, ये बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स को यूज करते हैं, ये बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स को यूज करते हैं, इनका डेटा सेल करते हैं। सो अगर सिस्टमैटिक कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस वेयर नंबर ऑफ यूजर, क्या बेटा, नंबर ऑफ यूजर कितने से एक्सीड हो जाते हैं, 3 लाख से एक्सीड हो जाते हैं, तो भी ये मान लिया जाएगा दैट आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां है बेटा, इंडिया में। अब सोचिए, नेटफ्लिक्स, Amazon, ये इंडिया से सब्सक्रिप्शन से पैसा उठा रहे हैं, क्या इनके नंबर ऑफ यूजर 3 लाख से ऊपर होंगे? ऑफ कोर्स 3 लाख से ऊपर होंगे। बस खत्म हो गया काम, इनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में मान करके इन फॉरेन कंपनीज को इंडिया में टैक्स किया जा सकता है। तो ये दो चीजें नहीं आई हैं, रट लेना, 2 करोड़ का अमाउंट वाइज लिमिट और यूजर वाइज लिमिट 3 लाख का। डन बेटा, चलिए फर्दर, व्हाट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन, क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी। द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, व्हाट इज बिजनेस कनेक्शन पढ़ लिया, डीम्ड बिजनेस कनेक्शन पढ़ लिया, नॉट अ बिजनेस कनेक्शन पे आ गए। क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती? प्रैक्टिकली स्पीकिंग सर 4 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती, 4 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाती। पहला, परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, अगर आपका बिजनेस एक्टिविटी कन्फाइंड है, इनफैक्ट क्वेश्चनर में मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लिया है, अगर आपका एक्टिविटी कन्फाइंड है परचेस करके एक्सपोर्ट कर देने में, नो इनकम वुड डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया। दूसरा, इनकम ऑफ एनी न्यूज एजेंसी और पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जर्नल्स, अगर नॉन रेसिडेंट एसएससी इज द न्यूज़पेपर और पब्लिशिंग हाउस, इनकम विल नॉट डीम टू अक्रूर अराइज इन इंडिया। थर्ड, if you are a non-resident and no income shall deem to accrue or arise in India, the activity which are confined for shooting of cinematographic film in India। सर, अगर आप नॉन रेसिडेंट है और आपकी एक्टिविटी सिर्फ शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया तक के रिस्ट्रिक्टेड है, यहां डिस्प्ले नहीं हो रही वो फिल्म, यहां सिर्फ शूटिंग हो रही है, सो इनकम वुड नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। सो 3 चीजें अब तक के हमने पढ़ी, ये बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी। बिजनेस कनेक्शन ही नहीं है तो ये आपका इंडियन इनकम ही नहीं है, इंडियन इनकम ही नहीं है तो टैक्सेबिलिटी में आ नहीं सकता। सो पहला, परचेसेस फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, न्यूज, शूटिंग एंड डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड, डिस्प्ले ऑफ अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड इन इंडिया। अगर मान लीजिए किसी नॉन रेसिडेंट ने यहाँ पे किसी इवेंट या गैलरी के अंदर में क्या लगाया है बेटा, सिर्फ डिस्प्ले लगाया है, किसका डिस्प्ले, अनअसॉर्टेड डायमंड, अनकट रॉ डायमंड्स का, राइट, यहां पे सेल नहीं हो रहा है, यहां सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है, द इनकम विल नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो ये 4 चीजें बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी। चेक कीजिए, सेक्शन 9 कंप्लीट किया हमने।
डन है बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं वापस से। सेक्शन 6 वी हैव डन इट, सेक्शन 7, 8, 9 वी हैव डन इट, सेक्शन 5 कंप्लीट करना बाकी है। हम यहाँ थे इस चार्ट पे, एन इंडिविजुअल कैन ईदर बी ROR, RNOR, NR और अदर देन इंडिविजुअल कौन हो सकता है, या तो सिर्फ रेसिडेंट हो सकता है या तो सिर्फ नॉन रेसिडेंट हो सकता है। चलिए आइए, अगर वो इंडियन इनकम कमा रहा है, इंडियन इनकम के कितने पैरामीटर थे, 4, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। व्हाट इज फॉरेन इनकम? एन इनकम विच इज नॉट इन इंडियन इनकम इज अ फॉरेन इनकम, राइट। अगर इंडियन इनकम रिसीव्ड हुई है, इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल टू ऑल। अगर रिसीव्ड इंडिया में हो जाती है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में हो जाती है, अक्रूड इन इंडिया हो जाती है, या डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया हो जाती है, ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी और इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल। फॉरेन इनकम, भाई साहब फॉरेन इनकम ROR को टैक्सेबल, क्या मैं कह सकता हूं ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया मिले? क्या मैं कह सकता हूं ROR की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल इंडिया में मिले या आउटसाइड इंडिया मिले? नॉन रेसिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट की फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं है। RNOR की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, जो बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही हो विच इज सेटअप इन इंडिया, जो बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही हो विच इज सेटअप इन इंडिया। अदर देन इंडिविजुअल्स एंड HUF, इनको भी 2 इनकम आएगी, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू ऑल, फॉरेन इनकम रेसिडेंट को टैक्सेबल है। क्या मैं कह सकता हूं रेसिडेंट या ROR इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट को ये टैक्सेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट को ये टैक्सेबल नहीं है। इज दैट डन? दैट्स इट प्रभु, दैट्स इट। ये था आपका रिवीजन फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज के ऊपर फोकस करना है तो 6.1, 6.1A और सेक्शन 9, इन 3 कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करना। मेरे क्वेश्चन है डिस्कशन में, मैंने इनके ऊपर भरपूर क्वेश्चन रखे हुए हैं, जाकर के इसको सॉल्व कर लेना। और हाँ साहब बिल्कुल रुकना मत, इन पूरी रिवीजन सीरीज का भरपूर लाभ लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, हो सकता है उसकी भी ये रिवीजन के लिए मदद मिल जाए। ये जो बुक्स है ये vlearnclasses.com के ऊपर अवेलेबल है, तो प्लीज 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 वहां से जाकर के आप फटाफट अपने बुक कर दीजिए ताकि ये आप तक फटाफट पहुंच जाए। यस सर, सो थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में। बाय बाय एंड अपना पूरा ख्याल रखिएगा।